तो लड़ाई का नियम है, सबसे नहीं लड़ना है, शांत रहना है। तुमको जीवन में बहुत लोग छेड़ेंगे, समाज में, गांव में, अगल बगल, बहुत, कोई बात नहीं। लड़ना बड़ी बात नहीं है। तुम लड़ किसके लिए रहे हो? जैसे तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। तुम सबसे लड़ रहे हो। कोई तुमको एक दो चार बार देख लिया, तुम गई उससे लड़ गई, बदतमीज कहीं के। बिना पैसे के लिए मूर्ख लोग लड़ते हैं। ये तो बारात जाने के लिए परेशान है, बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान है, इसकी अलग दिक्कतें हैं। समझना इस बात को। इस संसार में ईगो के लिए नहीं लड़ना है। आज अगर तुमको ये बात समझ में आ गई ना, तो तुम समझ लो कयामत करोगे अपने जीवन में। अब जहां पैसा है वहां लड़ाई है। इलाहाबाद के मेयर का चुनाव, जो इस बार मेयर बनेगा वो मलाई खाएगा, रबड़ी खाएगा, मक्खन खाएगा। कुंभ लगने जा रहा है। कब? 2025, 2023 चल रहा है। 5,000 करोड़ का बजट है। तुम सोच रहे हो यार हम ही लड़ जाते? नहीं नहीं, हमें राजनीति, हम गाय लड़ेंगे। लड़वाएंगे। देख रहे हो चुनाव के चक्कर में कितना शूट आउट हो गया इलाहाबाद में। जितने सारी दुर्घटनाएं घटी वो सब चुनाव का ही मामला था। बिना पैसे के लिए मूर्ख लोग लड़ते हैं। अब जो यहां का बाहुबली होगा वही अगले 5,000 करोड़ पर उसका दावा है, उसी तक सारा पैसा फिल्टर होके पहुंचेगा। और एक जंगल में 2 शेर तो रहेंगे नहीं, तो एक शेर को मार डाला, दूसरे के हाथ पैर काट दिए, तीसरा शेर अपने आप ताकतवर है। जनता बेचारी कुछ समझे नहीं बात। या तो वो दुखी है कि भैया ऐसे नहीं मारना चाहिए था, सुबह उसका लड़का मरा था, दुख था वो, उसको 2 दिन बाद मार देते, ऐसे थोड़े मारा जाता है। और दूसरा बार खुशी है, दोनों कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बार खुशी भी है कि बहुत अच्छा किया मारा, बाबा जी ने कहा चोर बदमाशों को मार, दोनों कुछ नहीं मिल रहा है। बस ये जो भाग्य रेखा ये मिटी जा रही है। इसको नहीं करा, हाथ तंबाकू नहीं मलना चाहिए। ये जो भाग्य रेखा होती है ना ये मिट जाती है। हाँ, कोई साथ रहे तुम्हारे जो तुम्हें बना के खिलाए, कि उसकी मिटती रहे तुम्हारी बनती रहे। तुम मत बनाओ, और बनी बनाई तो खाना मत कभी। जहर डालते हैं उसमें। ये जितना माउथ कैंसर अभी रिक्शा वालों को सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लोग वो बनी वाली सुर्ती खा रहे हैं, उसमें तेजाब डालते हैं। जो मेयर बनेगा इलाहाबाद का, 5,000 करोड़ का बजट उसके हाथ में रहेगा। जिसको चाहेगा राजा बना देगा, कुछ नहीं करेगा। कुंभ का होर्डिंग का टेंडर दे देगा, होर्डिंग का, प्रयागराज में आपका स्वागत है। यूपी सीएम की फोटो और प्रयागराज में आपका स्वागत है, और दे दिया 20 करोड़ का बैनर लगा दो, 20 करोड़ पास कर दिया। कौन गिनने जाएगा 20 करोड़ का बैनर लगा कि नहीं लगा? और तुमने 2 करोड़ का बैनर लगवा दिया, 18 तुम्हारे पास। सिर्फ जिसको बैनर का टेंडर दे देगा ना, वो 20 करोड़ रुपए कमा लेगा। ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे काम होंगे। इसलिए चुनाव लड़ना हर आदमी के बस की बात नहीं। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये इकोनॉमी का खेल है, इकोनॉमी का। इसलिए बैंक में क्लर्क हो गए तो जिंदगी सुकून से कट रही है। सुबह उठे, टिफिन लिए, एक्टिवम फंसाए नीचे, चश्मा उस्मा लगा के पहुंच गया बैंक। और 40 साल जॉब किया, कोई छेड़ने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया, इस देश में नौकरी करना बहुत आसान है। सोचो मेयर के इलेक्शन में इतनी मारा मारी है। पहली बार तुम देख रहे हो मेयर के इलेक्शन में नेशनल लेवल के लीडर उतर आए हैं, प्रदेश स्तर के लीडर उतर आए हैं। अपने पिता उता जी से घर पे जाके पूछो कि कभी मेयर के चुनाव में कोई लीडर आता था भाषण देने? कोई नहीं आता था कि जाओ यार, अच्छे बच्चों का चुनाव, उसमें कौन जाएगा। 23 में मेयर, 24 में लोकसभा। तो 5,000 करोड़ कुंभ का बजट और 5,000 करोड़ स्मार्ट सिटी।
पूरी दुनिया के लोग आएंगे इलाहाबाद देखने के लिए। 10,000 करोड़। दीवालों पे रामायण की चित्रकथा बनेगी। टेंडर दे दिया 100 करोड़ रुपए का कि इलाहाबाद के हर दीवार पर रामायण की हर कथा का अंकन करवा दो। कितना पैसा लगेगा? साहब 40 लाख रुपया लगेगा। दे दो 100 करोड़ रुपया। अच्छा वाला रंग लगाना, वो स्पेन वाला। जी 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 जी। 10,000 करोड़। इस 2 साल में इलाहाबाद में 10,000 करोड़ का हेर फेर होगा। हमारा कुछ हिस्सा ही नहीं है। हमारा यार कुछ हिस्सा ही नहीं है। सोचो ये आम जनता बेचारी, ये कभी इसको कुछ पता चल पाएगा? ये तो बारात जाने के लिए परेशान है, बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान है। इसकी अलग दिक्कतें हैं। नहीं, ये हमको भैया बोलेरो में नहीं बैठाई, हमें कहीं ना बोलेरो में बैठावे, हम बारात नहीं जगा रहे भैया। पिछली बार गोरखपुर में एक शादी में हम गए तो एक भाई साहब तो नाराज बैठे हुए थे, भागे जा रहे थे एकदम। गए उनको कहा क्या हो गया? कहा हमको बोलेरो में आगे नहीं बैठा है। तो हम कहा आइए हमको अपनी गाड़ी में बैठाते, चलिए आइए। हाँ भैया नहीं जाए। हाँ एकदम मोर एकदम। बताओ यहाँ 10,000 करोड़ का लेन देन होने जा रहा है, वो बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान। ये बोनेट पे गरम रहता है ना, इंजन रहता है बोनेट पे तो पॉपकॉर्न। सोचो, इसीलिए वो तुमको चाहता है कि तुम ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो। वो नहीं चाहता है कि तुम बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान रहो। वो तुम्हारे इस पूरे सॉफ्टवेयर को बदल देना चाहता है। सामान्य रहो, सरल रहो। अच्छा नहीं यार, कम से कम 10% तो मिल ही जाता। अगर कोई दांव लग जाता। चल ठीक है, आगे बाद में जब रिकॉर्डिंग चले। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब गलत बात है। ये सरकार का काम करना चाहिए और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब देखो यार, वो ट्रॉलर भी बेचारे बैठे हैं। वो जब मैं बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ लाइव, तो देखते रहते हैं, कुछ बोलेगा उल्टा सीधा कुछ बोलेगा तो उनको वहां से निकालना होता है। बहुत खुश हो गए, अब हम मास्टर को बताएंगे, देखो ये क्लास में पढ़ा रहा है, बेईमानी सिखा रहा है लड़कों को। तुम नहीं सिखाए तभी तो लड़के डिप्रेशन में है। कौन बैठा हुआ है संत पार्लियामेंट या विधानसभा में? एक आध नाम हमको भी बताओ। हर नेता के 2 तरह के सपोर्टर होते हैं, एक लड्डू खाने वाले, एक मलाई खाने वाले। हर नेता के। ये जो लड्डू खाने वाला समर्थक होता है, ये भिखमंगा होता है, इमोशनल। जय भीम, जय परशुराम। नेताजी चुनाव जीत गए, नेताजी ने 50 किलो लड्डू मंगाया और उस समर्थक कंधे पे हाथ रखा कि ये मेरी जीत नहीं है, तुम्हारी जीत। ये लो खाओ। वो लड्डू लिए घूम रहा है, सेल्फी वेल्फी खिंचाया है, डीपी पे लगाया है। अब तुम यहां बैठी हो, अब तुम्हारा बैग उठा के इन्होंने पीछे रख दिया, जाओ बैठ जाओ। तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है? जिस चीज से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो बुद्ध जब कहते हैं अहिंसा, तो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। ये सामाजिक जीवन का सिद्धांत है। वो सामाजिक जीवन में वो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। यहां लड़ो किसके लिए? इकॉनमी के लिए। यहां ईगो के लिए नहीं लड़ना है। समझना इस बात को। इस संसार में ईगो के लिए नहीं लड़ना है। और यह बात जिसको समझ में आ गई, तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है। आज अगर तुमको यह बात समझ में आ गई ना, तो तुम समझ लो कयामत करोगे अपने जीवन में। ईगो के लिए नहीं लड़ना है। तुमको बहुत लोग जीवन में परेशान करेंगे। तुम जीवन में कंस को चुन लो बस, एक। तो जितने अगल बगल उतना पूतना ही अपने आप शांत हो जाएंगे कि भैया हम तो
तुम सबसे लड़ रहे हो, तुम सबसे लड़ रहे हो। कोई तुमको एक दो चार बार देख लिया, तुम गई उससे लड़ गई, बदतमीज कहीं गए। जब तक वो व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारा टच नहीं कर रहा है ना, हार्म नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं। आज के इंसान को देखो, सबसे लड़ रहा है। गांवों में लोग क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं? जेलों में जाके देखो कितने लोग बंद हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, 2 मर्डर कर दिया, 4 मर्डर कर दिया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरा जीवन जेल में बीत गया, घर बिक गया, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया। लेकिन वही मर्डर तो दाऊद इब्राहिम ने भी किए हैं, और उसके बारे में कहा जाता कि उसने कुछ किया ही नहीं, करवाया। किताब लिख दी गई उसके ऊपर, फ्रॉम डोगरी टू दुबई। क्योंकि जब भी उसने गोली चलवाई तो मुंबई की वसूली के लिए चलवाई। उसने गोली इसलिए नहीं चलाई कि तुमने अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। कितनों का तो आइडियल है वो। उसकी बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर आया था, किसी ने नहीं गिराया। किसी ने गिराई उसकी बिल्डिंग? पता नहीं कहां सब गायब हो गए। उसकी बहन जब तक जिंदा थी सारा हिसाब किताब वही देखती थी, हसीना पारकर। अगर इंडिया आ जाए तो प्रेसिडेंट तो बन जाए मरते मरते। और किसी माई के लाल ने आज तक उसके ऊपर वीडियो बनाकर गाली नहीं दी। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो वीडियो बनाकर उसको गाली दे दे। बाकी सबको गाली दिया, संतों को दिया, टीचरों को दिया, डॉक्टरों को दिया, सबको। पर सबसे बड़ी बात जो मैं इस देश के बारे में सोचता हूं कि बताओ यार, सबको पता है कि रात में गाली दिया, सुबह जहां घर होगा ना वहां टेनिस कोर्ट बना होगा। कि यहां कामले साहब रहते थे? नहीं नहीं, वो तो 10 साल पहले चले गए थे। वो किसी भी सेना का हो, भीम सेना, परशुराम सेना, करणी सेना, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको गाली दे दे। इस तरह के लोग इस देश में रहते हैं। चौबीस घंटा लगेगा, 24 आवर्स। वो प्लास्टर सूखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, गिरा तो वो देंगे 2 ही घंटे में। तो 2 घंटे का काम है, बाकी थोड़ा प्लास्टर करेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा, उसमें 18 घंटा लगेगा, बाकी तो सारा काम हो जाएगा। टफ लड़ना बड़ी बात नहीं है। तुम लड़ किसके लिए रहे हो? जैसे तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। इस एग्जामिनेशन के निकलने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन जीने की जो चुनौती है वो खत्म हो गई। जीवन की चुनौतियां तो बनी रहेंगी, जो जीने की चुनौतियां हैं, बच्चे का एडमिशन कहां कराना है, रहना कहां, ये सब खत्म। किसी भी शहर में ट्रांसफर होकर जाओगे, वहां का जो सबसे अच्छा स्कूल होगा उसका प्रिंसिपल आएगा तुम्हारे घर, बाबूजी सर आपके 3 बच्चे? नहीं 2 हैं। नहीं हमें पता चला एक प्रेग्नेंट भी, उसका भी कर दिया एडमिशन। ये इस सर्विस का फायदा है। इतिहास की जो लड़ाइयां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए लड़ी जाती हैं। और जिस राजा ने भी इकोनॉमी छोड़कर कोई लड़ाई की वो मारा गया। जैसे हम पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करते? तुम चोरी करने के लिए अगर कूदो झोपड़पट्टी में तुम घुस गए डाका डालने के लिए, पता लगा तुम ही पकड़ गए, तुम्हारी घड़ी उतारवा लिए, सब खुद ही भिखमंगे हैं। तो जब भी तुम डाका डालने कूदोगे तो कहां कूदोगे? महल में। आज हम पाकिस्तान पे हमला कर दें, कल हम भिखमंगे हो जाएं। तो अगर हमें लड़ना भी है तो किससे? चाइना से। वो सूट पहने हुए हैं।
तो लड़ाई का नियम है, सबसे नहीं लड़ना है, शांत रहना है। तुमको जीवन में बहुत लोग छेड़ेंगे, समाज में, गांव में, परिवार में, अगल बगल, बहुत, कोई बात नहीं, पर तुमको डिसाइड ये करना है कि लड़ना किससे है। सबसे तो लड़ना ही नहीं, सुनना है, सुनना है। और सुनने का जो मजा है, तो तुम सोचो जब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हुए तो मैं कैसे गुजरा 4-5 साल। जो मर गया था वो आसमान से उतर के मुझको गाली दे रहा था कि भाई तुम कुछ नहीं कर, मुझे तो पहले ही पता था। हारना दुख नहीं है, हारने के बाद जो समाज का रिएक्शन है वो दुख है। और उसमें कभी कभी मां बाप भी उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो लड़ाई का नियम इतिहास के हिसाब से यह है कि जब भी लड़ाई होगी, अर्थव्यवस्था E = E। भाई अभी इन्वेस्टर समिट हुई यूपी में, निवेशक आए कि साहब हम यूपी में पैसा लगाना चाहते हैं। अब तुम देखो, अभी इन्वेस्टर समिट हुई, बाहर से बिजनेसमैन आए कि साहब हम यूपी में पैसा लगाना चाहते हैं। उसी समय इलाहाबाद में कांड हो गया, दिन दहाड़े। अब इन्वेस्टर क्या करना, भैया तुम्हारे यहां ना पैसा लगाएंगे, जिसके साथ गनर है उसको मार दिया, तो हम हर मैनेजर को कहां से गनर देंगे? कैसे देंगे गनर हर मैनेजर को, हर बिजनेसमैन को? तुम्हारा वो पार्क है झील, 9 बजे बंद हो जाता है। अब वो उससे कह रहे हैं, जो बाहर लड़के बैठते हैं जो पार्क का देखभाल करते हैं, उससे कह रहे हैं अरे आधा घंटा और खोल लो। मैं कब बिगड़ जी कुछ लो? अरे भैया नियम है कि 9 बजे बंद हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे नियम है, आधा घंटा और बैठे रहो। इस एरिया में कानून तोड़ना को गौरव माना जाता है। भगवान कृष्ण भाग गए गुजरात, बोला अबे कितना लड़े यार, बचपन से लड़ी रहे, कितना चले गए। इसीलिए योगी जी बहुत सूटेबल आदमी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वही व्यक्तित्व चला सकता है कि तुम एक चाटा मारो, 500-600 चाटा मार दिए, तब तुमको लगा हाँ हाँ बढ़िया राजा है भैया ये। एक भारत के एरिस्टोटल हैं, उन्होंने भी रिसेंटली मुझे ट्रोल किया कि ओझा वाज सेइंग कि तिलक वाज अगेंस्ट, ये वाली नहीं, वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हाँ ये वाली, ये देखो ये किताब है ना। उन्होंने मुझे ट्रोल किया अभी, वो बहुजन लीडर हैं शायद, बहुजन समाज, और ओझा इज अ ब्राह्मण and he was saying कि तिलक was against caste system and untouchability। पर आजकल पता है क्या करते हैं लोग? आजकल टाइप करते हैं एक पेज पर, फिर उस पेज को वीडियो में दिखाते हैं कि किताब में लिखा हुआ, किताब का नाम नहीं बताते। देखो तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, ये देखो एरिस्टोटल है, वो डेली एक नया कांड लेकर आते हैं, न्यू मॉडर्न एरिस्टोटल ऑफ इंडिया। देश में जनता पढ़ती नहीं ना, किताब तो पढ़ती नहीं, तो उसको तुम कुछ भी समझा सकते हो। जैसे वो समझाते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अरे यार थैंक यू। ये देखो वो वीडियो सब घूम घूम के तो सब लोगों के सामने आ ही जाता है कभी ना कभी। तो हर एक आदमी में होते हैं 20-30 आदमी, जिसको भी देखना 8-10 बार देखना। ये भी लास्ट में उन्होंने शायरी भी कही है। तो देखो क्या कहा उन्होंने, पेज नंबर 162 तिलक पे। His stand on the question of non-Brahmin representation and on the issue of untouchability demonstrated that he was no casteist either.
When the non-Brahmins in Maharashtra sent a separate memorandum to the government dissociating themselves from the demands of the advanced classes, Tilak urged those who oppose this to be patient. If we can prove to the non-Brahmins by example that we are wholly on their side in their demands from the government, I am sure that in times to come their agitation, now based on social equality, will merge into our struggle. To the non-Brahmins, he explained that the real difference was not between Brahmins and non-Brahmins, but between the educated and the non-educated Brahmins. ये सब 162 पेज पे लिखा हुआ है और ये इंडिया के प्रेस, गवर्नमेंट के प्रेस से प्रिंटेड किताब है. आगे सुनो क्या लिखता है वो आदमी. देखो, तिलक डिक्लेयर्ड, if a God were to tolerate untouchability, I would not recognize him God as well. ये देखो, ये लिखा है ये. If God were to recognize untouchability, अगर भगवान छुआछूत मानता है तो मैं उस भगवान को भी नहीं मानता. ये तिलक का स्टेटमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस से छपी हुई किताब है ये. यंग से हैं बेचारे, चश्मा उस्मा लगा के आते हैं. दलितों का शोषण किया ब्राह्मणों ने. पूछो कैसे? खुद ही बोलते हैं वो. फिर कहते हैं मैं बताता हूं. ये देखो, ये किताब है विपिन चंद्रा की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रकाशित हुई और पेज नंबर 162 पे लिखा है इसमें. पर मुझको एक चीज में बड़ा मजा आता है, ट्रोल होने में. आधा से ज्यादा तो मैं खुद ही करवाता हूं, लेकिन काफी दिन हो जाता है मुझे सोचता कुछ हलचल नहीं हो रही यार, तो अपने ही किसी आदमी को बोल देता हूँ कि हाँ कर दे, ट्रोल कर दे. कल किसी लड़के ने मुझे मैसेज किया था कि सर इनको हम मार डालेंगे किसी. फिर मैंने मैसेज किया, कह रहा है आराम से, लड़ाई लड़ेंगे बॉर्डर के उस पार. बिना इंटरेस्ट के कोई लड़ाई नहीं लड़नी, मस्ती से रहो. ये जितने महापुरुषों को लोग पूजा करते हैं ना, एक को फॉलो करना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाए इनकी. पूजा करना आसान है, फॉलो करना मुश्किल है. रामचंद्र जी की पूजा करना आसान है, फिर रामचंद्र को फॉलो करना. तो इस देश ने एक एस्केपिस्ट फिलॉसफी निकाली, पूजा करना. जिसने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया उसकी मूर्ति बना डाली कि भगवान. अब जिसकी तुम पूजा करने लगे तो तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि भैया ये तो भगवान थे भैया, हम इंसान है भैया. तो तुम उस व्यक्ति को फॉलो करने से बच गए. किसी को नहीं फॉलो करना हो तो उसको भगवान बना दो, और किसी को नहीं फॉलो करवाना हो तो उसको भगवान बना दो. तभी तो बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति मत बनाना. उनको पता था कि इस देश का जो समझदार तबका है वो उनको भगवान बनवा देगा, फिर लोग ध्यान भूल जाएंगे. अब जो काम भगवान करता है वो हम कैसे करेंगे? अब कृष्ण ने उंगली पे पहाड़ उठा लिया तो आप रिलैक्स हैं, क्यों? तो भगवान थे भैया. तो इस देश में बहुत कम लोग किताब पढ़ते हैं. देखो लिखा है 162 नंबर पेज पे. कभी वो भाई साहब मिलेंगे, यहीं के हैं, महाराष्ट्र के, यहीं के हैं. हर एक आदमी में होते हैं 15-20 लोग. किसी से जब भी मिलना 8-10 बार मिलना. जय हिंद फ्रेंड्स, श्री यथार्थ IAS प्रयागराज. भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे. पहला 2.5 घंटा आप जीएस पढ़िए, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए. पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे. भारत के सभी
प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद।